अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुज़म्मिल। वेलकम टू स्लो फार्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज तक आपने काफ़ी बार सुना होगा कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, आपने प्रैक्टिकल में पढ़ा होगा। बेसिकली कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी सुना होगा कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कुछ होती है। आज हम इसी एक वीडियो में देख लेंगे कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, कंप्लीट इसके बारे में जान लेंगे। और मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद हर चीज़ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की पता लग जाएगी। ठीक है, इसमें मैंने कुछ इंफोग्राफिक इमेजेस ऐड की हैं, कुछ मैंने एग्जांपल्स ऐड की हैं, तो वो आपको समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ, सबके जो नोट्स वगैरह ना आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। और मैंने ये पीडीएफ जो प्रिंट आउट करवाया था ना, उसके बाद मैंने कुछ इंफोग्राफिक इमेजेस वगैरह ऐड की थी इसी जो नोट्स वगैरह के अंदर। तो वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, वो भी आप ले लीजिएगा। और वो इन्फोग्राफिक इमेजेस आपको देखते ही सारा प्रोसीजर वगैरह समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आपने वो भी ले लेना है। लाजमी इन्फोग्राफिक इमेजेस देखनी है ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम थ्योरी करने से पहले सब कुछ एज अ एग्जांपल समझते हैं ताकि हमें सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपने इस इंट्रोडक्शन को समझ लिया ना, तो आपने पूरी गेम समझ जानी है। सो एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास कोई कोई भी एक रूम है। ठीक है, इसकी ये 4 वॉल्स हैं, इसके क्लोज है, अंदर कोई एक स्पेसिफिक एनिमल है। हमें नहीं पता कि स्पेसिफिक एनिमल कौन सा है, हमने यही मालूम करना कि कौन सा है। हम आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि दरवाजा वगैरह बंद है। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम उसको या फील कर सकें या हम उसे सुन सकें कि आवाज़ कौन सी आ रही है। हम आवाज़ से पहचान सकें यार कौन सा जानवर है। ठीक है, फील तो दीवार के बाहर से नहीं कर सकते, ना हम देख सकते हैं, नज़र तो कुछ आ नहीं, कमरा वगैरह बंद है। हम दीवार को कान लगाएंगे, उसको थपथपाएंगे, दीवार को छेड़ेंगे ताकि अंदर से हमें कुछ आवाज़ आए, हमें आइडिया हो जाए कि अंदर क्या है। ठीक है, ये आपने देखना है। अब सबसे पहले आप कैट का देखेंगे। अगर अंदर कैट हुई तो उसने मियाऊ मियाऊ करना है, आपको पता लग जाएगा कि कैट है। उसके बाद डॉग हुआ तो उसने बाऊ वाऊ करना है, तो आपको पता लग जाएगा क्या है। लाइन हुआ तो उसने धारना है, डक हुआ तो उसने अपनी आवाज़ निकालनी है। ठीक है, बेसिकली हर जानवर की, हर एनिमल की अपनी एक स्पेसिफिक आवाज़ है। ठीक है, वो अपनी स्पेसिफिक आवाज़ से पहचाना जाता है। यही हमारी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अभी हम आईआर को नहीं छेड़ते, अभी हम इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैट का देखेंगे। कैट में कोई आवाज़ आई है, पहले हम जो झटकेंगे। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे आदमी है, यहाँ गया है, दरवाजे के बाद उसने मालूम करना क्या है। अब फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अंदर हमारे पास लाइन है। ठीक है, क्या है, लाइन है। अब हमने उसको कंफर्मेशन लेने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले हमने जब चेक किया आवाज़ की, बिल्ली की आवाज़ तो नहीं आई, तो नहीं आई तो हमने एक सीधी लाइन जाने देनी है। ठीक है, जिसकी आवाज आई ना हमने उसकी तरफ लाइन थोड़ी सी कर देनी है। अभी आप इसको बेसिक समझे क्या कर रहे हैं, मैं अभी ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। डो की आवाज भी नहीं आई, हमें किसकी आवाज आई है, हमें एक लाइन की आवाज आई है। हमने लाइन की अंदर तरफ थोड़ा सा ड्रा कर दिया ताकि हमें पता लगे कि लाइन यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद फॉर एग्जांपल अंदर कहीं पे एक डक भी प्रेजेंट है, डक भी बोल पड़ी, हमने डक को भी एक कर दिया। ठीक है, ये हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। अब इस ग्राफ को देखते ही सब लोग क्या कहेंगे, 4 एनिमल्स हैं, इन चारों का हमने एनालिसिस किया है कि हमारे रूम में कौन सा प्रेजेंट है। सब ने देखते ही कह देना एक हमारे पास ये लाइन प्रेजेंट है और एक हमारे पास ये डक प्रेजेंट है, सबको पता लग जाएगा। यही हमारी बेसिक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोई रूम है। अब इसी को वो एग्जाम्पल आपने अपने जेहन में रखनी है, वो एग्जाम्पल आपने अपने जेहन से बाहर नहीं निकालनी है। अभी ये आपके पास कोई भी आपका एक बेसिक रूम है या कोई भी एक बॉक्स है जिसके अंदर आप अपने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं। अंदर आपका कोई सैंपल है। आप फॉर एग्जाम्पल हमने एक सैंपल रखा है, बेसिक सा सैंपल मैं आपको बता रहा हूँ, अल्कोहल। ठीक है, अब ये करता क्या है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करता है। आईआर सोर्स जब हमसे देते हैं ना, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें बताता है इसका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पता लग गया तो हम उसे बेसिक डिफरेंट टेस्ट करके ना हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कौन सा जो कंपाउंड प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हमें पता लग गया कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, यहाँ पे OH ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम डिफरेंट टेस्ट करेंगे और फिर हमें पता लग जाएगा कि अल्कोहल में से भी कौन सा प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमें पता लग जाता है। इस तरह से हम इसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो है ना एनालिसिस कर सकते हैं बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, लैब वगैरह में भी काफी ज्यादा यूज होगी। ये था एक बेसिक सा। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अब
सबसे पहले ना हम थोड़ा सा इसका जान लेते हैं, इसकी जो रेंज वगैरह, फिर हम इसकी एग्जांपल को ना अच्छे से समझेंगे। अब जो आपने चीजें पढ़ी है ना, जो भी तक आपने समझी है एनिमल वगैरह बारे में, वो आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है। वो वहां पे हम एनिमल देख रहे थे, लेकिन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप देखना है और उसका हमने स्ट्रक्चर वगैरह देखना है। फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है, आपने से याद रखना है। एनालिटिकल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन एनालिटिकल टेक्निक दैट स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन विद द मैटर टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप एंड एनालाइज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यहां तक अभी मैंने आपको बताया था कि ये डिफरेंट इंटरेक्शन करती है। इंटरेक्शन के थ्रू क्या होता है कि ये हमें एक फंक्शनल ग्रुप का बता देते हैं कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, उसको आइडेंटिफाई कर देती है और उसका स्ट्रक्चर जो है ना हमें एनालाइज करके दे देती है वो क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, वो पता लग गया हमें अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। उसके OH थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया हो गया क्या है, स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया हुआ, फिर हमें पता लग जाएगा कि यार अब अल्कोहलिक में से प्रेजेंट है। हमने डिफरेंट टेस्ट करके हमने अल्कोहल से भी फाइंड कर लेना कि वो आया हमारे पास मेथानॉल है, एथानॉल है या क्या है। ठीक है, देन हमारे पास आ गया इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल मॉलिक्यूल ऑब्जर्व IR रेडिएशन एट फ्रीक्वेंसीज दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है इसका कि मॉलिक्यूल जो है ना एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी उसको ऑब्जर्व करती हैं और मॉलिक्यूलर मोड जो वाइब्रेशन में जाती है और हमें बता देती हैं कि क्या है। इस लाइन को आपको स्किप करना पड़ेगा अभी के लिए, क्योंकि ये आगे जाकर डिस्कस होगी। आपको वाइब्रेशन मोड का पता चलेगा और उसका बेसिक प्रिंसिपल का पता लग जाएगा, तब आपको ये समझ लग जाएगी। ठीक है, ये आपका बेसिकली पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसके अंदर हर रेस प्रेजेंट है। ये हमारे पास ये छोटा सा रीजन है ना, ये हमारे पास IR रीजन है, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब IR रीजन की ना बेसिकली 3 जो है इसकी टाइप्स है, टाइप बेस्ड ऑन रीजन्स। एक रीजन है वो टाइप हम डिस्कस करते हैं। अब उस टाइप के हमने 2 चीजें याद रखनी है, ये 2 चीजें जो है ना हमारी नेक्स्ट चलेंगी पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। एक वेवलेंथ है और एक वेव नंबर है। वेवलेंथ क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पीक्स। पीक्स क्या है, एक क्रस्ट एंड ट्रफ। ये बेसिकली हमें बताता है कि एक जो वेवलेंथ के दरमियान कितना फासला है। ठीक है, 2 पीक्स के दरमियान क्या लिया, एक वेवलेंथ या एक वेव के अंदर कितना फासला है, ये हमें बेसिकली वो बताता है। ठीक है, और वेव नंबर क्या है, वेव नंबर क्या है कि हमें एक स्पेसिफिक सर्टेन हमने डिस्टेंस लिया है। वेव नंबर हमें ये बताता है कि उस डिस्टेंस के अंदर टोटल कितनी वेव्स आ रही हैं। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक चीज है, एक स्पेसिफिक कंपाउंड है, वो किस किस नंबर की चीजें उसके अंदर आ रही हैं या किस किस नंबर की चीजों को वो ऑब्जर्व कर रही है। अब यहां पे हमें एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी। डिफरेंट कंपाउंड्स है, फॉर एग्जांपल 10-12 कंपाउंड्स है तो सारे जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहां पर पड़े, अल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप्स है जो, उन सब की ना एक स्पेसिफिक वेवलेंथ रेंज होती है। ठीक है, सब की अपनी अपनी है। यहाँ पे अब जो मैंने आपको कहा है अल्कोहलिक ग्रुप की, इसकी वेवलेंथ रेंज क्या है 3200 से लेकर 3600 तक। इसका मतलब क्या है कि जब हमने जो अपना लाइट गुजारनी है, उस लाइट की डिफरेंट वेव नंबर होते हैं। ठीक है, उन वो वेव नंबर, टोटल वेव नंबर, हर चीज का वेव नंबर क्या है 1 लाख से लेकर इन्फिनिट तक हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि हम नॉर्मली कितना यूज करते हैं, नॉर्मली IR के अंदर हम कितना यूज करते हैं 400 से लेकर 4000 तक। ये नॉर्मली बात कर रहा हूँ, वैसे 12,500 तक भी चला जाता है। हम आगे जाकर इसकी टाइप करेंगे ना तब आपको पता लगेगा। ठीक है, ये इसका वेव नंबर है। अब हम कैसे फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं कि हम इसके वेव नंबर के ऊपर फाइंड करते हैं। हर एक कंपाउंड की, हर एक सब्सटेंस की, हर एक चीज की, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की अपनी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है, अपनी एक स्पेसिफिक यूनिकनेस है। जिस तरह यहाँ पे क्या था, एनिमल हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे, उसकी अपनी स्पेसिफिक यूनिकनेस की वजह से। जिस तरह हर एनिमल की एक स्पेसिफिक यूनिकनेस होती है, इस तरह हर कंपाउंड का एक अपना स्पेसिफिक वेव नंबर होता है। ठीक है, हर कंपाउंड के, हर जो एनिमल की एक स्पेसिफिक यूनिकनेस होती है वो कैसे बोलता है, उसी तरह हर कंपाउंड के स्पेसिफिक वेव नंबर होता है। उसी वेव नंबर की मदद से हम फाइंड करते हैं कि हमारे पास कौन सा ग्रुप जो कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है। यहां तक अभी आपने देख लिया कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन। अभी तक अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आगे हर चीज इसी पे बेस होगी, तब आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। और ये जो ग्राफ हमने ड्रा किए हुए हैं और ये जो डायग्राम है मजीद, इसे आप अच्छे से अभी समझेंगे, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आपको वेव नंबर पता लग गया और वेवलेंथ पता लग गया। वेवलेंथ का जो साइन है वो लैम्डा टाइप है और इसका CM-1 है। ठीक है,
अब आईआर की ना अपना रीजन के ऊपर तीन टाइप्स है, एक नियर आईआर, एक मिड आईआर, एक फार आईआर। ये रीजन के बेस पे क्यों है कि आईआर क्या है कि कहाँ सबसे थोड़ा कौन सा है 10 और सबसे ज्यादा कौन सा है 1200। मैंने आपको क्या बताया था कि 1 से लेकर या 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसके नंबर होते हैं। हर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो रीजन की बात कर रहा हूँ या वेव नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये अपना इसका क्या है, अपना आईआर का मिनिमम वेव नंबर क्या है 10 और मैक्सिमम क्या है 12,500। लेकिन हम कौन सा यूज करते हैं, ये वाला मैक्सिमम। ये वाला कौन सा है, ये मिड आईआर है। अब आपने इसकी टाइप पढ़नी है, जो नियर आईआर है एक मिड आईआर है, एक फार आईआर है। अब जो नियर आईआर है इसकी जो वेवलेंथ है वो 0.8 टू 2.5 होगी, नियर की सॉरी, और मिड की होगी 2.5 टू 50 वेवलेंथ होगी, फार की होगी 50 टू 1000। ठीक है, ये हमारे पास इस वक्त वेवलेंथ आई हुई है। अब हम देखते हैं इनकी वेव नंबर क्या होंगे। जो नियर का वेव नंबर है ना, जो जिस वेव नंबर की वेवलेंथ को या जिस लाइट को जिस चीज को ऑब्जर्व कर रही है उसका नंबर क्या होगा 12,000 से लेकर 12,500 से लेकर 4,000 तक। उसके बाद मिड का क्या होगा 4,000 टू 200 तक। उसके बाद 200 टू 10 का होगा फार आईआर का। देन इसका मोस्टली यूज जो हम करते हैं वो मिड आईआर रीजन होते हैं। वो कौन से होता है 2.5 टू 250 है ना, लेकिन हम 25 तक यूज करते हैं। और यहाँ से हम 4,000 टू 400 तक यूज करते हैं इसके वेव नंबर। यही जो वेव नंबर मोस्टली हम यूज करते हैं मिड, और मिड से ही हमारा सारा जो रिजल्ट ऑलमोस्ट निकल आता है। ये वही चीज हो गई टाइप्स ऑफ आईआर रीजन। इसे हमने ना दो चीजों में मेनली दो रीजन में डिपेंड किया हुआ है, लेकिन वो था रीजन की बेस पे, और ये जो है अपना मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ऑब्जर्व की बेस पे या आइडेंटिफिकेशन की बेस पे हम इसे दो चीजों पे डिवाइड करते हैं। एक है फंक्शनल ग्रुप रीजन और एक है फिंगरप्रिंट रीजन। फंक्शनल ग्रुप रीजन कौन सा है, जिसमें हम स्ट्रेचिंग, जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो स्ट्रेच होता है, वो बाइंड होता है। ये स्ट्रेचिंग बाइंडिंग क्या है ये भी हम आपको आगे जाकर पता लगेगा। ये अपना एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो भी आप स्ट्रेचिंग और बैंडिंग को भी पेंडिंग रखें। ठीक है, इसमें कोई नहीं है, जैसे आपका स्प्रिंग है उसको स्ट्रेच करते हैं ना, और आपका स्प्रिंग है उसे आप रिलैक्स करते हैं, वो ही यहाँ पे सारा सीन है। स्प्रिंग को स्ट्रेच किया और उसके आपने बेंड भी कर दिया। बेंड क्या, या आपने एक जगह दूसरी जगह पे चीज हटा दिया, उसको बेंड कर दिया, इस तरह बेंड कर दिया, जिस तरह भी हो गया। ठीक है, और फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है, जिस तरह हर अपना लोग का अपना की जो डिफरेंट होती है, या अपने हर किसी का मोबाइल का डिफरेंट फिंगरप्रिंट होता है, इसी तरह का फिंगरप्रिंट रीजन होता है। इसका जो अपना एक वेवलेंथ नंबर होगा जो यही खोल सकता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है सी, सिंगल बॉन्ड सी, कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग। अब हम देखते हैं इसका बेसिक प्रिंसिपल। से पहले हमने जो डायग्राम ड्रा की थी वो ये है। अब ये देखें, ये एक आईआर सोर्स है, वो कोई भी लाइट हो सकती है। मैंने आपको क्या कहा था कि हर चीज का एक स्पेसिफिक वेव नंबर है। क्या है स्पेसिफिक वेव नंबर? अल्कोहल का वेव नंबर क्या है 32 टू 3600। इसका मतलब क्या है कि 32 टू 3600 के दरमियान जितने भी वेव्स आएंगी, जितनी भी रेज आएंगी, जितनी भी रेडिएशन आएंगी, इसको ये ऑब्जर्व कर लेगा और बाकियों को जाने देगा। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस क्या करता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप क्या करता है कि अपने स्पेसिफिक जो वेव नंबर है उसको ऑब्जर्व कर लेती है और बाकियों को जाने देती है। और जो ऑब्जर्व करती है ना, उससे से तो हमें पता लग जाता है कि यार ये कौन सा जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे आईआर सोर्स दिया, यहाँ से 1 से लेकर इन्फिनिटी तक वेव नंबर छोड़ दिए हैं। अब इसका क्या था कि 32 टू 3600 इसका वेव नंबर था। 32 टू 3600 की जितनी भी वेव लेंथ है ना, सॉरी वेव नंबर है, उसको इसने ऑब्जर्व कर लेना है और बाकी को यहाँ पे ट्रांसमिट कर देना। उसने उन्होंने गुजर जाना यहाँ से। ठीक है, वो गुजर गई। अब इसने कौन सी ऑब्जर्व की, कौन सी सॉरी हाँ जी ऑब्जर्व की 3200 से लेकर 3600 तक। अब आपने यहाँ से ग्राफ ड्रा कर लेना है कि आपकी वेवलेंथ दी है। 1000 नहीं ऑब्जर्व किया, 2000 तक भी नहीं ऑब्जर्व किया, 3000 से ऑब्जर्व करने लग गया, 32 तकरीबन यहाँ बनता है। इसको आप यहाँ पे ऐसे ड्रा कर लेना कि आपने 32 से 3600 तक लिया, बाकी फिर ऊपर चलेगी। ठीक है, ऊपर चलेगी, ये चलेगी। अब यहाँ से क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने यहाँ से नीचे करके अपना निकाला कि यार ये तो 32 टू 3600 ही कर रहा है। अभी आपके लिए ये एक साहब का अननोन है ना, हम उसको अपने आईआर की जो बड़ी बुक है या ऑफिशियल बुक है वहां पे सबकी जो अपने स्पेसिफिक वेव नंबर लिखे होते हैं हम वो निकालेंगे, देखेंगे कौन सा हमारा मिसिंग है, हमें पता लग जाएगा कि हमारा कौन सा है। ये था हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल। अब हम इसे थोड़ी सी ना
प्रैक्टिकल होकर समझते हैं। अब ये होता क्या है कि हमने मिड आईआर लिया, हम 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नहीं लेते। हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या लिया, हमने मिड आईआर लिया। मिड आईआर में क्या होता है कि 400 से लेकर 4000 तक की सारी वेव्स हमने गुजारनी है। 400 से लेकर 4000 तक की सारी वेव्स हमने निकालनी है। ये एच है फॉर एग्जाम्पल, इसका मुझे जो वेव नंबर पता है, लेकिन हम अपने जो इसके लिए ना इसका वेव जो है ना हम रख देते हैं 5000 हमने इसका वेव नंबर रख दिया। तो 5000 तो है ही नहीं, 3000 रख देते हैं। 3000 हमने इसका वेव नंबर रख दिया। तो अब क्या करेंगे, हम 400 से लेकर 4000 तक के वेव नंबर गुजारेंगे। ये 4000 वाली भी गुजर गई, 3000 वाली जो यहाँ पे ऑब्जर्व होगी, 2000 वाली भी गुजर गई, 1000 वाली भी गुजर गई, जितनी भी थी मैं बाद में गुजर गई। अब फिर क्या होगा कि सारा रिजल्ट जो गुजर गई है ना वो हमारे डिटेक्टर के पास जाएगा। डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करेगा और रिजल्ट निकाल देगा कि यार हमारे पास कौन सी मिसिंग है, हमारे पास कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे था, हमने दी थी 1000 वाली, 2000 वाली, 1000 वाली, 2000 वाली, इसके मीन के हमने इसके बीच में भी सारी दी थी। हम ग्राफ में ये लिखते हैं 3 4000 जितना भी है, यहाँ से ये आया, यहाँ पे ये है ना, इसको 3000 वाली जो अपना ऑब्जर्व की और ये चला गया। अब कोई भी बंदा देखकर बता सकता है कि इसका जो वेव नंबर निकला है वो कितना निकला है, 3000। हम फिर मेजर कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ये था एक छोटा सा प्रिंसिपल, आपको अगर नजर नहीं आया तो आप यहाँ से देख सकते हैं। हम यहाँ से डिफरेंट 3000 वाली नंबर पे अपनी जो ग्राफ ड्रा कर लेंगे। अब फिर से वही एक इक्वेशन, ये क्या है, HCHO जो मैंने आपको दी है। पीछे मैंने आपको बताया था बेसिक वाला कि 3000 होगी, लेकिन इसका आईआर सोर्स हमने दिया। इसका वेव नंबर पहले आप देख लें, जो हमने पीछे 3000 कहा था उसका वेव नंबर क्या है, 2783 से लेकर 2843 तक। ठीक है, ये वेव नंबर अगर आप याद ना भी रखें खैर है, 1-2 के रख लें, बाकी काफी है। अल्कोहल के रख लें 32 to 3600 है, इजी है, याद भी रहेगा। अब यहाँ आप क्या ग्राफ यहाँ पे आपका ग्राफ क्या निकलेगा, यहाँ पे 27 तकरीबन यहाँ पे बनता है ना, इधर का आपने किया, ये आपका ग्राफ बन गया जी। इतना सिंपल सा काम है, यही हमारा जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अब आपने इसको समझना है, लेकिन अभी आपका एक यहाँ पे भी आएगा ना वाइब्रेशनल लफज या वाइब्रेशनल मूवमेंट, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, उसे आपने ना अभी स्किप कर देना है। अगला हमारा टॉपिक वाइब्रेशनल मूवमेंट वाला या वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, जो भी आप कहना चाहते हैं वो हो सकता है। ठीक है, अब बेसिक प्रिंसिपल क्या समझते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इसमें क्या होगा कि पहले आपको मैं थोड़ा उर्दू में बता देता हूँ। इसमें क्या होगा कि हमारा जो मालिक्यूल है वो जो हमने पहले पढ़ा था, अपना एक स्पेसिफिक जो उसका वेव नंबर होगा, जो उसका आईआर रेडिएशन होगी उसे ऑब्जर्व करेगा और उसका ना मूवमेंट शो करेगा। अब वो मूवमेंट जो है ना वो बेंडिंग हो सकती है, स्ट्रेचिंग हो सकती है। बेंडिंग स्ट्रेचिंग क्या कि बेंडिंग अपनी एक जगह से हिल सकती है, एंगल चेंज कर सकती है, या स्ट्रेचिंग वगैरह से क्या होगा, जैसे स्प्रिंग नहीं हम स्ट्रेच करते हैं कंप्रेस करते हैं, वो वाला हिसाब है, अपना लेंथ वगैरह छोटी नीचे करेगी। इसको भी अभी आप छोड़ें, अगला टॉपिक हमारा यही है, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, वाइब्रेशन ट्रांजिशन, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वगैरह पे। अभी आप ये रखेंगे मालिक्यूल जब इसको ऑब्जर्व करती है, थोड़ा सा ना मूव करती है, मूव करने के बाद क्या हुआ, जो हमने डिटेक्टर लगाया हुआ वो डिटेक्ट कर लेता है कि हमारे पास कौन सा जो कंपाउंड है वो प्रेजेंट है। Infrared spectroscopy is based on the principle that molecule observe IR radiation या infrared radiation and undergo vibration transition। वहां पे vibration transition का क्या मतलब है, किसी भी चीज की मूवमेंट। When infrared radiation passes through a substance, a frequency of radiation are observed by molecule। ये हमने चीजें पढ़ी, जब वो पास होता है तो वो अपनी स्पेसिफिक जो रेडिएशन है या वेव नंबर है उसे ऑब्जर्व कर लेता है, causing change in vibration energy of its केमिकल बॉन्ड। उसकी ना एनर्जी पे, केमिकल बॉन्ड की एनर्जी पे या वाइब्रेशन एनर्जी पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से वो मूव होती है और हमें पता लग जाता है क्या चीज प्रेजेंट है। मूवमेंट में फिर से आपको कह रहा हूँ, अगला टॉपिक हमारा मूवमेंट वगैरह पे ही है। ईच केमिकल कंपाउंड सब्सटेंस हैज कैरेक्टरिस्टिक नेचुरल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। अब ये वही बात आने लगी है दोबारा जो मैंने ऊपर रिपीट की है, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन मैचेस द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉन्ड। जब ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है तो वाइब्रेशन होती है, जब वाइब्रेशन होती है तो हमारा डाइपोल मूवमेंट में भी चेंज आ जाता है। अब आप यहाँ पे ना याद करने से बजाय, रट्टा मारने के बजाय अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे ना तो आपको चीजें ज्यादा आसान लगेगी।
मोड्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। अब मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अपने से क्या लिखी है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और सब्सटेंस व्हेन आईआर पास। अब क्या होता है कि जब हम आईआर सोर्स इसके ऊपर डालते हैं तो इसके ये वाले जो दरमियान वाले बॉन्ड है ये छोटे बड़े होने लग जाते हैं, स्ट्रेच होने लग जाते हैं। स्ट्रेच जैसे एक स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं होता उस तरह स्ट्रेच होने लग जाते हैं, या ये अपनी जगह से हिलने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो ओक, ये हमारे पास सी है, इसके दरमियान ये दो बॉन्ड लगे हैं एच के, ठीक है। अब या तो ये हमारे पास ऐसे मूवमेंट अपनी जगह चेंज कर लेंगे, या तो ये अपना बॉन्ड एंगल चेंज कर लेंगे, ऐसे हो जाएंगे, या तो ये बड़े हो जाएंगे, ये छोटा हो जाएगा, या दोनों बड़े हो जाएंगे। किसी भी तरह से मूवमेंट हो सकती है। इसी मूवमेंट को हम कहते हैं मोड्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन या मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी, सॉरी, या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, कुछ भी कह सकते हैं। इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूलर ऑब्जर्व इंफ्रारेड रेडिएशन जब इसे ऑब्जर्व करता है, इट एंड अंडरगोज वाइब्रेशनल मोशन। जब इसे ऑब्जर्व करता है ना, वो फिर एक वाइब्रेशनल मोशन के अंदर चला जाता है। उसी वाइब्रेशनल मोशन की वजह से हमें पता लगता है कि क्या है। द डिफरेंट वेज इन विच एटम वाइब्रेट आर कॉल्ड मोड्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। वो डिफरेंट वेज से जो वाइब्रेट हो सकता है, वो वेज क्या है, वो टाइप्स क्या है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसकी दो टाइप्स है वाइब्रेशन की, एक हो सकती है स्ट्रेचिंग और एक हो सकती है बाइंडिंग। अब आपने इसे समझना है कि स्ट्रेचिंग क्या है। ये देखें, ये एक स्प्रिंग है, आप इस स्प्रिंग को खींचते हैं, ढीला कर देते हैं, खींचते हैं, ढीला कर देते हैं, ये क्या है, ये स्ट्रेचिंग है। तो अब बाइंडिंग क्या है, बाइंडिंग सॉरी बाइंडिंग, ये आपके पास कोई चीज प्रेजेंट है तो ये अपनी जगह से हिल जाए, इसको आप बेंड करवा दें। तो आगे जब इसकी एग्जांपल वगैरह या टाइप्स वगैरह देखेंगे ना, तब हम देखेंगे कितनी किस्म की बाइंडिंग होती है। अभी हम देखते हैं कि स्ट्रेचिंग क्या है। स्ट्रेचिंग क्या होता है कि हम इसे जब खींचते हैं, इसकी लेंथ इंक्रीज होती है, इनकी बॉन्ड लेंथ जो पहले से ज्यादा हो जाती है। वो छोटी भी हो सकती है जब हम इसे कंप्रेस करते हैं, जब इसे हम खींचते हैं तब वो बड़ी भी हो जाती है, और डिफरेंट एटम्स के दरमियान ये प्रेजेंट होगी। लेकिन आपने एक बात याद रखने की जरूरत है, एक एमसीक्यू आया था कि अगर जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो उसमें हम खींचते हैं इसको, क्या उसकी बॉन्ड एंगल में कोई फर्क पड़ता है? इसकी लेंथ तो इंक्रीज हो रही है, तो क्या इसके बॉन्ड एंगल पे कोई फर्क पड़ता है? ये लाइन लिखी हुई है, बॉन्ड एंगल रिमेन कांस्टेंट, इसके बॉन्ड एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी भी फर्दर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की दो टाइप्स हैं, एक है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और एक है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या है कि हमने दोनों जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के एग्जांपल लेते हैं, इनको एक दफा ही खींचना है, एक दफा खींच लिया, एक तरफ खींचा, ये इकट्ठे आगे जा रहे हैं, एक सिमेट्री में काम कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल। और एसिमेट्रिकल में क्या हुआ, हम एक को इंक्रीज करवा रहे हैं और एक को डिक्रीज करवा रहे हैं, या ये एक आगे पीछे होंगे, ठीक है। सेम क्या होंगे, सिमेट्रिकल, और डिफरेंट क्या होंगे, एसिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल की डेफिनेशन क्या है, बोथ बॉन्ड स्ट्रेच एंड कंट्रैक्ट सिमल्टेनियसली इन सेम डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन सेम होगी। उसके बाद अकर एट लोअर फ्रीक्वेंसी देन एसिमेट्रिकल। उसके बाद इसके एग्जांपल में आ जाता है CO2 सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, जो मैंने आपको पहले बताया, एक तरफ हमारी बॉन्ड, एक जगह से हमारा बॉन्ड जो लेंथ इंक्रीज होगी और एक तरफ से कम होगी, और उनकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होगी, ऑपोजिट होगी। वन बॉन्ड स्ट्रेच वाइल अदर बॉन्ड कंट्रैक्ट एट सेम टाइम, एक ही वक्त पे एक ही जगह वो खड़ा हुआ है और एक इंक्रीज हो रहा है। इट रिक्वायर मोर एनर्जी एंड अपीयर एट हाई फ्रीक्वेंसी। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है CH इन CH2 ग्रुप। उसके बाद हमारे पास आता है बैंडिंग वाइब्रेशन। बैंडिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, हमारा बॉन्ड एंगल चेंज होता है। उसके पहले हमने जो पढ़ा था स्ट्रेचिंग, उसमें क्या होता है कि हमारा बॉन्ड लेंथ चेंज हो रहा था और वहां पे हमारे बॉन्ड एंगल पे कोई जो फर्क खासा नहीं पड़ रहा था, ठीक है, वो कांस्टेंट रह रहा था। दीज वाइब्रेशन अपीयर एट लोअर वेव नंबर, ये इसके लिए वेव नंबर हमारे पास कम चाहिए होता है और उसके लिए ज्यादा चाहिए होता है अपना स्ट्रेचिंग के लिए। इसकी टाइप में बेसिकली 4 है। पहला हमारे पास सीजरिंग, दूसरा हमारे पास रोगिंग, तीसरा हमारे पास वैगिंग और लास्ट वाला हमारे पास है ट्विस्टिंग। अब सीजरिंग ये सीजर की तरह काम करता है, मूव करती है एक तरफ, मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ईच अदर। एकदम इन्होंने आगे आना है, मींस के इकट्ठे इन्होंने आगे आना है, इकट्ठे इन्होंने पीछे जाना है। ये वाली कैंची की तरह इसकी मूवमेंट है। सीजरिंग में क्या होता है, टू एटम मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ईच अदर इन सेम प्लेन। अब प्लेन का समझ ले, सेम प्लेन का मतलब पता क्या है, ये हमारी ये फिंगर देखें, ये मेरे पास चेंज नहीं हो रही चीज है, ये फिंगर चेंज हो रही है, ये सेम प्लेन है। और उसके बाद
सेम प्लेन जो मैं कह रहा था ना यहाँ पे ये है इन प्लेन। आउट प्लेन क्या होगा, पहले फिर इन प्लेन देख लें। इन प्लेन क्या है कि एक ही जगह पे ये इन खुल रही है, बंद हो रही है, ठीक है। आउट प्लेन क्या है कि हमारा जो ये ऑरेंज वाला है ये ऊपर आ जाएगा और ये जो येलो वाला है ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो आउट प्लेन हो गया कि हमारा आउट प्लेन जाकर चीजें चेंज हुई हैं। रॉकिंग में क्या होगा कि एटम मूव इन सेम डायरेक्शन विद इन द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। देखें यहाँ तो हमारी दोनों चीजें हैं वो इस तरफ मूव कर जाएंगी, यहाँ तो हमारी जो दोनों चीजें हैं वो इस तरफ मूव कर जाएंगी। ये हमारे पास रॉकिंग। आगे आता है वैगिंग की एग्जांपल। ये आपने इसकी जो डायग्राम वगैरह मैंने शो की हुई है ना, इसको देखेंगे आपको अच्छी समझ आ जाएंगी। ये भी हमारा सेम सीजरिंग और रॉकिंग की तरह वर्क करता है, लेकिन ये इन प्लेन था और ये आउट ऑफ प्लेन है। एटम अप एंड डाउन आउट ऑफ प्लेन, ये लाजमी आपने लिखना है। ऑफ मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन। उसके बाद ट्विस्टिंग में क्या होगा कि यहाँ तो मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे, ठीक है। और जो मूवमेंट है, जो दोनों की मूवमेंट है वो अलग होगी, ऑपोजिट होगी, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। वन एटम मूव अपवर्ड वाइल द अदर एटम मूव डाउनवर्ड आउट ऑफ द मॉलिक्यूलर प्लेन। इसकी एग्जांपल हमारे पास आता है CH2। अब बाकी ये जो हमारे पास डायग्राम है ना, इस पे आप फोकस करें। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की दो टाइप्स है, एक बेंडिंग वाइब्रेशन है, एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की फर्दर दो टाइप है, एक सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, एक है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कौन सी है कि जो एक ही जगह पे हमारी जो हम इसे जिसे खींच सकते हैं, जिसे लंबा कर सकते हैं, लाइक स्प्रिंग। और इस मिट्टी स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि यहाँ पे हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। एक हमारी एक हम चीज को इंक्रीज करवा रहे हैं, दूसरी चीज को हम डिक्रीज करा रहे हैं। लाइक स्प्रिंग को एक को हम खींच रहे हैं, एक को नहीं खींच रहे। उसके बाद अब बेंडिंग वाइब्रेशन की दो आगे से टाइप आ जाती है, एक है इन प्लेन टाइप, एक है आउट ऑफ प्लेन टाइप। इन प्लेन के अंदर सीजरिंग और रॉकिंग आ जाता है। सीजरिंग सेम हमारी सीजर की तरह, आउट ऑफ प्लेन में भी सेम है, इसने सेम डायरेक्शन पे अपना जो बोन एंगल चेंज करना है। सीजरिंग में वैगिंग में ऐसे ऐसे घूर रहा था ना, इसलिए ऐसे खोलना है। ये इसने पीछे की तरफ चला गया, ये एंगल इसने पीछे की तरफ चला गया, ये हो जाता है। या अपना दूसरा ट्विस्टिंग में क्या होना है, एक ऊपर चले जाना, एक नीचे चले जाना। ये चीज बन गई, पहले ये थी, ये चीज बन गई। अब आप इसका एक समरी टेबल देख लें कि सिमेट्रिकल में क्या होता है, बोन स्ट्रेच टुगेदर होता है। एसिमेट्रिकल में वन बोन स्ट्रेच होता है और वन बोन कंट्रैक्ट होता है। आपने इनकी जो एनर्जी लेवल है ना, ये आपने याद रखना, लोअर किसकी है, हायर किसकी है। सिर्फ एक की हायर है, वो है एसिमेट्रिक की। ये MCQ आता है और एसिमेट्रिक वाला ही आता है। उसके बाद सीजरिंग की क्या होता है, इन प्लेन के अंदर मूव टुवार्ड्स और अवे, एक तरफ मूव करेंगे या एक दूसरे से दूर मूव करेंगे। उसके बाद रॉकिंग के अंदर इन प्लेन मूवमेंट सेम डायरेक्शन। वैगिंग के अंदर आउट ऑफ प्लेन, बेंडिंग सेम डायरेक्शन। उसके बाद ट्विस्टिंग में आउट ऑफ प्लेन होता है लेकिन डिफरेंट या ऑपोजिट डायरेक्शन होती है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें बेसिकली 5 इंस्ट्रूमेंटेशन यूज होते हैं। IR रेडिएशन सोर्स, मोनोक्रोमेटर जिसे हम वेवलेंथ सिलेक्टर भी कहते हैं, सैंपल होल्डर जिसे हम सैंपल सेल भी कहते हैं, या आ जाता है हमारे पास फिर डिटेक्टर और रिकॉर्डर। तो आपको मैं पहले बेसिकली इनका छोटा सा एक काम बता देता हूँ क्या होता है, ताकि आपको नेक्स्ट इनका यूज पता हो। जो IR रेडिएशन सोर्स है, ये तो सोर्स है ना रेडिएशन का, इसने मुसलसल कंटिन्यूसली इंफ्रारेड रेडिएशन देनी है हमें। उसके बाद मोनोक्रोमेटर, इसने हमारी जो वेवलेंथ हम ले रहे हैं, जो रेडिएशन हमारे पास आ रही है, उसने उनका वेवलेंथ या वेव नंबर जो है ना स्पेसिफिक मेजर करना है, कि उसको सिलेक्ट करना है, इसलिए हम इसे वेवलेंथ सिलेक्टर कहते हैं। उसके बाद सैंपल होल्डर या सेल, इसने क्या करना है कि इसने हमारा जो सैंपल सेल है या सैंपल जो भी सैंपल हमारी चीज है, इसने उसे होल्ड करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिटेक्टर। डिटेक्टर है जो हमारे पास पीछे रेज आ रही है, इंफ्रारेड रेडिएशन या वेवलेंथ वगैरह आ रही है, इसने उसे कन्वर्ट कर देना इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। आगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे रिकॉर्डर वगैरह पे जाकर पूरा ग्राफ वगैरह बना देना है ऐसे का, और हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास कौन सी चीज आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन सोर्स क्या है। हम अपने पुराने जो डायग्राम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करते थे, कोई एक IR सोर्स डालते थे, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो कंपाउंड होता था वो सैंपल होता था, उसमें जाकर लगता था और हमें पीक शो कर देता था। जो हमारी चीज हमने यहाँ पे पढ़ी है ना, वही सारी यहाँ पे लिखी हुई है। इंफ्रारेड रेडिएशन सोर्स में क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन सोर्स सप्लाइज कंटिन्यूअस इंफ्रारेड रेडिएशन। ये कंटिन्यूअसली इंफ्रारेड रेडिएशन सोर्स जो है ना अप्लाई करती है। बस इतना ही आप याद रखने काफी है। बाकी जो मैंने अभी आपको डायग्राम में समझाया ना, बाकी वही चीजें हैं, वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट आ जाती है। पहली बार ये ना, ये इसका क्या है कि इसके हमारे पास जो इंफ्रारेड रेडिएशन सोर्स है ना, ये वाइड होनी चाहिए। उसके बाद
इसकी जो हम इंटेंसिटी वगैरह ले रहे हैं वो हाई हो और स्टेबल हो। उसके बाद लॉन्ग ऑपरेशन लाइफ हो, ये ना हो कि हम अपना काम कर रहे हो और हमारी जो रेडिएशन सोर्स है वो खत्म हो जाए, क्योंकि हमने इसे कंटिन्यूसली देना होता है। उसके बाद रिमेन थर्मली स्टेबल, ये थर्मली स्टेबल हो। अब जो कॉमन आईआर रेडिएशन के सोर्स है ना वो 5 से 6 टोटल यूज होते हैं। मैंने यहाँ पे 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस किए हैं। पहला है नर्नस ग्लोअर। इसमें हम क्या करते हैं, जब 1000 से लेकर 1800 डिग्री तक हम हीट देते हैं ना, तब हमारा ये बर्न होता है। इसमें बेसिकली आपने क्या चीज़ याद रखनी है, पहली चीज़ आपने याद रखनी है इसकी कंपोजिशन, और दूसरा आपने इसकी याद रखनी है इसके वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, इसकी कंपोजिशन क्या है, 3 चीज़ें हैं, 3 में से इसमें कौन सी किसी भी चीज़ से बनी हो सकती है। जिकोरिनियम ऑक्साइड, यूटेरियम ऑक्साइड और थोरियम ऑक्साइड, इन तीनों में से किसी भी चीज़ से ये बन सकती है। उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये रूम टेम्परेचर पे अपना नॉन कंडक्टिव होती है। जब हम इसे इनिशियल हीटिंग देते हैं और कंटिन्यूसली हम इसे हीटिंग देते रहते हैं, इट बिकम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव, ये कंडक्टिव हो जाती है, जिसके बाद ये हमारे पास जो इंफ्रारेड रेडिएशन है ना वो एमिट करने लग जाती है या वो देने लग जाती है। देन हमारे पास आता है ग्लोबल सोर्स। ग्लोबल सोर्स क्या होता है, हमारे पास ये मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है। इसकी कंपोजिशन हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड रोड वगैरह होते हैं। जब ये हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक करंट इन रोड वगैरह से गुजरता है ना, वो हीटअप हो जाते हैं। इसके हीटअप होने की वजह से कहता है दस हॉट सिलिकॉन कार्बाइड एमिट कंटिन्यूअस इंफ्रारेड रेडिएशन। यही तो हमें चाहिए था, कंटिन्यूअस इंफ्रारेड रेडिएशन। सोर्स हमारा कंप्लीट हो गया। दैन हमारे पास आता है इनकैंडिसेंट वायर सोर्स। इसमें हमारे पास बेसिकली आपने थोड़ा सा समझना है कि कॉइल ऑफ दिस वायर हीटेड बाय पासिंग करंट। इस कॉइल से हम करंट को पास कराएंगे, तो जब ये करंट पास होगा तो हमारी वायर जो इंक्रीज हो जाएगी। तो यही बेसिक इसका प्रिंसिपल है। और इसको यूजुअली जो हम वायर यूज करते हैं ना, वो यहाँ हम टंगस्टन यूज करते हैं, हम नाइक्रोम की यूज करते हैं। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको इसका बता दिया। इलेक्ट्रिकल हीटिंग ऑफ वाइट प्रोड्यूसिंग इंफ्रारेड रेडिएशन। ये इंफ्रारेड रेडिएशन किस लिए यूज होती है, नियर इंफ्रारेड रीजन के लिए। आपने बेसिकली यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है कि कौन सी नियर के लिए यूज होती है, कौन सी मिड आईआर की यूज होती है, कौन सी फार आईआर की यूज होती है। ये बेसिकली सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ना एक कंपैरिजन लिखा हुआ था कि आप लोग ये याद रख सकें, भूले ना पेपर में। उसके बाद आता है हमारे पास मर्करी आर्क लैंप। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम जो मर्करी वेपर यूज करते हैं, उन मर्करी वेपर के ऊपर हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास कराते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि इट एमिट इंफ्रारेड रेडिएशन। इसकी वजह से हमारी जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो पैदा होने लग जाती है। जब तक हम इस पे इलेक्ट्रिकल चार्ज डिस्चार्ज जो है वो यहाँ से पास करवाते रहते हैं, तब तक हमारी आईआर जो सोर्स है ना वो कंप्लीट होती रहती है। उसके बाद जो हमारी इसकी एप्लीकेशन है, ये फार वगैरह के लिए यूज होता है, फार आईआर रीजन के लिए यूज होता है। और उसके बाद स्पेशलाइज आईआर स्टडी है ना, उसके लिए काफी ज्यादा यूज होता है। और मॉडर्न जो जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें भी ये यूज हो सकता है। अब कंपैरिजन में आपने इसमें क्या देखना है कि इसका आईआर रीजन कौन सा है और उसमें मटेरियल कौन सा यूज होता है। नर्सर रोअर में कौन सा यूज होता है, रेयर अर्थ ऑक्साइड, जिसको हम जोकीरियम ऑक्साइड, उसको यूटेरियम ऑक्साइड, थोरियम ऑक्साइड वगैरह कह रहे थे, वो वाला। उसके बाद ये मिड आईआर के लिए यूज होता है। इसमें नीड्स प्री हीटिंग, इसे हमने पहले हीट देनी है तो फिर इसने चलना है। इसने जैसे करंट तो ये होता है, जैसे हमने करंट पास किया है वो उसी टाइम ऑन हो गया। ऐसा इसमें सिस्टम नहीं होता, इसमें हमने पहले हीट देनी होती है, थोड़ी देर फिर ये काम करना स्टार्ट करता है। ग्लोबल में क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड इसका मटेरियल होता है, मिड आईआर इसका रीजन होता है, और मोस्ट कॉमनली ये आजकल यूज हो रही है। एंड कंसर्न वायर में क्या होता है, टंगस्टन या निक्रोम इसका मटेरियल होता है, नियर आईआर के लिए यूज होती है। यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है, ये नियर आईआर के लिए यूज होती है। उसके बाद इसके पास लो इंटेंसिटी वगैरह होती है। उसके बाद आता है मर्करी आर्क लैंप, यहाँ पे हम मर्करी वेपर वगैरह यूज करते हैं और फार आईआर वगैरह के लिए यूज होती है। ठीक है, देन हमारे पास आता है सैम्पलिंग सेल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि हम सैम्पलिंग सेल सॉलिड वगैरह लिक्विड वगैरह के लिए कैसे कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसे अच्छे से समझना है। सैम्पलिंग सेल यू आर यूज टू होल्ड द सैंपल इन द पाथ ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। ये हम बेसिकली इसमें पढ़ते हैं कि हम सैंपल को कैसे अपने सेल्स के अंदर कर सकते हैं। अगर सॉलिड है उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स है, लिक्विड है उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स है, गैसेस है उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स है। आइए चलते हैं, देखते हैं कि तीनों के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं। ये पेज मैंने बेसिकली देखे डायग्राम से भर के रखा हुआ है, क्योंकि ये सारे डायग्राम्स का चक्कर है। आपने डायग्राम वगैरह समझ लिया, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और ये जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अगर चैप्टर में से मिड्स वगैरह में इंक्लूड है तो आपको यहाँ तो इंस्ट्रूमेंटेशन में से क्वेश्चन आ जाना है, या आपको वाइब्रेशन वगैरह में से, वाइब्रेशन जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं उसमें से क्वेश्चन आ जाना है लाजमी तौर पर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी बार आया हुआ है। अब हम पहले देखते हैं सैम्पलिंग सेल सॉलिड के लिए क्या है। सॉलिड के लिए बेसिकली ना हम
सैम्पलिंग सेल नॉर्मली कौन सी यूज करते हैं, ये देखें ऊपर हमने कोई भी एक ये प्लेट ली, यहाँ पे सैंपल सेल होते हैं हमारे जिसके अंदर हम अपनी ड्रग वगैरह सैंपल रखते हैं। वो सैंपल सेल जो है ना हमारे पास जो सेल्स है, या वो हमारे पास केबीआर के बने होते हैं या वो हमारे पास NaCl के बने होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब उस NaCl या केबीआर सेल्स के ऊपर हम अपनी ड्रग रखी, कुछ देर के बाद क्या होगी, वो ऐसे सीधी उसके ऊपर, ये हमारे पास उसके ऊपर फैल जाएगी। इसको हम कहते हैं थीन फिल्म। ये आपने याद रखना है, इसको हम क्या कहते हैं, थीन फिल्म। ये आगे 2-3 बार यूज होनी है, इसलिए मैं पहले बता दूं। अब सॉलिड के क्या होता है कि इसके लिए इन दिस वी प्रिपेयर सॉलिड सैंपल। सॉलिड सैंपल हम इसमें प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि सॉलिड सैंपल थीन फिल्म नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल कोई चट्टान रख दिया, कोई हमने पत्थर रख दिया है, या हमने कोई ऐसी ड्रग रख दी जो सॉलिड है, वो थीन फिल्म नहीं बना सकती, वो पिघल नहीं सकती। उसके लिए डिफरेंट जो सैंपलिंग मेथड है वो यूज होते हैं। पहला मेथड यूज होता है वो केबीआर पैलेट सेल होता है, जिसको हम पैलेटाइजेशन टेक्निक भी कहते हैं। जिस आपने सुना होगा वो सॉफ्ट पैलेट्स, हार्ड पैलेट्स, अपना डोजेज में वही वाला सीन है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा है हमारे पास मूल सेल, जिससे हम मूलिंग टेक्निक भी कहते हैं। ये है हमारे पास। ठीक है, पहले हम देखते हैं केबीआर पैलेट सेल या पैलेटाइजेशन। इसमें ये डायग्राम देखें, ये हमारे पास है केबीआर, ठीक है, और ये हमारे पास है रेड वाला सैंपल। इसको क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को लेंगे, इनको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हुआ देखिए जैसे एक दूसरे के अंदर स्प्रेड हो गए। इसमें हमने फिर आगे लेने हैं पैलेट मशीन्स वगैरह या कंप्रेसर पंप वगैरह, उसे हमने इसे इसके दरमियान ये ड्रग रख देनी है। जैसे रखेंगे ना तो इसने ना छोटे छोटे उसको जब रखेंगे इनके दरमियान, हमने इसको कंप्रेस करवाना है। कंप्रेस करने के बाद ना ये देखिए छोटे छोटे 1 to 2 नैनोमीटर थिकनेस जो ये पैलेट्स वगैरह बन गए। इन पैलेट्स को हम फिर सैंपल के अंदर रख सकते हैं। ये था बेसिक। अब हम समझते हैं यहाँ से द फाइनली पाउडर सॉलिड सिंपल, ये था सिंपल। अब हम समझते हैं यहां से द फाइनली पाउडर सॉलिड सैंपल इज मिक्स विद पोटाशियम ब्रोमाइड केबीआर। ये केबीआर से भी हो सकता है, या आपने एक और चीज याद रखनी है, यहाँ पे NaCl भी यूज हो सकता है। द मिक्सचर इज कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर टू फॉर्म अ ट्रांसपेरेंट पैलेट। इसको हम एक हायर कंप्रेशन के नीचे रखते हैं, हायर प्रेशर के नीचे रखते हैं, जो एक ट्रांसपेरेंट जो हमें नजर आ सके वो पैलेट बना देते हैं। द पैलेट इज प्लेस्ड इन द सैंपलर होल्डर फॉर एनालिसिस। से हम सैंपलर होल्डर पर रखते हैं और अपनी एनालिसिस वगैरह जो भी टेक्निक वगैरह हमने करनी है वो कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है, ये क्लियर है। ये वेल रिजोर्स स्पेक्ट्रा के लिए यूज होती है। उसके बाद है ये मोस्ट फार्मास्यूटिकल सॉलिड वगैरह की यूज होती है। अगर हमने कोई किसी ड्रग है, कोई गोली है, हमने फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल की गोली है, एक पैराडोल के, हमने वो चेक करना है कि ये वाकई कंपनी वाले क्लेम करते हैं यहाँ पे 500 mg जो पैरासीटामोल प्रेजेंट है। हमने ये चेक करना होता है कि वाकई 500 mg प्रेजेंट है। उस हम सॉलिड को ही ऐसे पैलेट वगैरह बना हुआ है, हम उसे रखेंगे और चेक कर लेंगे। ठीक है, ये इसलिए यूज होता है। उसके बाद दूसरा है सॉलिड के लिए मूल सेल। मूल सेल क्या होता है, या हम इसे मूल सेल कह सकते हैं, या मूलिंग सेल कह सकते हैं, या मूलिंग टेक्निक कह सकते हैं। मूल सेल में क्या होता है, हम एक पेस्ट वगैरह बना लेते हैं। पेस्ट कैसे बना लेते हैं, अपना एक सॉलिड सैंपल लेते हैं, उसको हम व्हाइट पैराफिन, जिसको हम नजोल भी कहते हैं, नजोल भी कह सकते हैं, CFC भी कह सकते हैं, उसके साथ मिक्स करते हैं और एक सॉफ्ट पेस्ट बना लेते हैं। उस पेस्ट को हम ना देखें ऐसे अपने सेल के अंदर रख लेते हैं। हमने क्या लिया, ये सैंपल लिया और ये हमने नजोल ली। नजोल के पास लिक्विड पैराफिन, जब हमने इसको मिक्स किया ये ना सॉफ्ट सी पेस्ट बन गई। पेस्ट बन गई, हमने इसको पेस्ट के दोनों सेल के अंदर इस एक सेल रखा, उसके दरमियान अपनी पेस्ट भरी, ऊपर एक और सेल रख दिया, ये सॉलिड सेल प्लेट्स होगी। फिर हमारी जो IR सोर्स है उसको लगेगी और गुजर जाएगी। ऐसे हम इसे रखते हैं। उसके बाद हमारे पास आया था सैंपलिंग सेल फॉर लिक्विड। जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था ना कि हम यहाँ पे कोई ड्रग रखते हैं, वो यहाँ पे थीन फिल्म बना लेती है, वो यहाँ पे सारा वही सीन है। लिक्विड सैंपल, आपको अगर MCQ आए ना कि आपके पास सॉलिड सैंपल इजी होता है कि लिक्विड इजी होता है, तो आपने लिख देना कि इजी होता है हमारे पास लिक्विड। यहाँ पे क्या होता है, हम थीन फिल्म ऑफ लिक्विड बनाते हैं विच इज प्लेस इन बिटवीन 2 IR साल्ट प्लेट। जैसे हम इसे 2 साल्ट प्लेट के, इसको भी इधर रख देते हैं, 2 साल्ट प्लेट के दरमियान हम इसे भी रखेंगे। ठीक है, मटेरियल यूज हमारे पास यहाँ पे NaCl हो सकता है, KBr हो सकता है, एक और अब CaF2, उसे हम आगे जाकर देखते हैं, वो अगले पेज में लिखा हुआ है। अब आगे समझ ले इसका होता क्या है। हमने एक सैंपल लिया, उसको हमने एक प्लेट ली,
प्लेट लेके हमने सैंपल और प्लेट जो ली थी, उस सैंपल को हमने इस प्लेट के ऊपर ड्रॉप वाइज डाल दिया। हमारे पास लिक्विड है तो हम ड्रॉप वाइज डालेंगे। उस ड्रॉप वाइज डालने के बाद हमने दूसरी प्लेट को इसके ऊपर रख दिया। दूसरी प्लेट को इसके ऊपर रख के हमने क्या किया, प्रेस किया या स्क्वीज किया। स्क्वीज किया तो जो सैंपल हमारे पास ऐसे पड़ा था वो दब के सीधा हो जाएगा। ठीक है, ये वही हुआ कि हमने थोड़ा सा सैंपल यहाँ पे डाला। डालने के बाद हमने क्या किया, एक कोर्स स्केल लिया, ऊपर रख के इसको हमने प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद जो हमारा सैंपल इतना था तो वो प्रेशर से या स्क्वीज होने की वजह से वो पूरी जो प्लेट है उसके ऊपर फैल जाएगा। यहां तक हमारा था लिक्विड सैंपल। नेक्स्ट हम देखते हैं गैस। गैस के लिए हम सैंपलिंग टेक्निक कौन सी यूज करते हैं। गैस के लिए हम क्या करते हैं कि हम गैस के सैंपल को लेते हैं और गैस सेल को लेते हैं। गैस को लेके हम गैस सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और डायरेक्टली उसे अपने जो आईआर सोर्स है जहां या सैंपल होल्डर है उसके अंदर हम रख देते हैं। गैसेस सैंपल रिक्वायर स्पेशल सेल बिकॉज गैसेस ऑब्जर्व आईआर रेडिएशन वीकली। उसके बाद ये बहुत वीकली आईआर रेडिएशन ऑब्जर्व करते हैं इसको, इसलिए हम इसको कुछ नहीं करते, डायरेक्टली एक सैंपल सेल लेते हैं। स्पेशल सेल होते हैं ये, उस सेल को हम रख देते हैं और अपना काम करवा लेते हैं। गैसेज आर इंट्रोड्यूस टू गैस सेल्स विद लॉन्ग लेंथ पाथ। द सेल हैज, उनके सेल के पास ना एक आईआर ट्रांसपेरेंट विंडो वगैरह होनी चाहिए। इंक्रीज पाथ लेंथ, इंप्रूव सेंसिटिविटी। देन हम देख लेते हैं इसका कंपैरिजन में सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड में क्या कौन सी हम सैंपलिंग सेल यूज करते हैं, केबीआर पैलेट सेल या मूल सेल। इट इंपॉर्टेंट फीचर में क्या है, इट रिक्वायर ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग किसके लिए यूज होता है, पैलेट के लिए। और आल्सो मूल सेल के लिए हम जो प्रेशर देते थे, हम पेस्ट बना के उसको प्रेशर देते थे, उसके लिए भी यूज हो सकता है। उसके बाद लिक्विड में हम लिक्विड फिल्म सेल यूज कर सकते हैं, थिन लेयर बिटवीन साल्ट प्लेट। ये आपको मैंने समझा दिया कैसे यूज होता है। उसके बाद गैस सेल्स हम यूज कर सकते हैं, ये लॉन्ग पाथ लेंथ वगैरह के लिए यूज होता है। इंपॉर्टेंस, अगर हमारी प्रॉपर सैंपलिंग अच्छी हो जाएगी, अच्छी सैंपलिंग हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट, हमारी मेजरमेंट जो एक्यूरेट आ जाएगी। स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस जो है, हमारी जितनी भी खराबियां, जितने भी हमारे नुकसान है, जो हमारे ड्रॉबैक्स हैं, वो उससे हम प्रिवेंट कर लेंगे, उससे हम बच जाएंगे। इंप्रूव रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट, हमारा रिजल्ट है वो और अच्छा आया करेगा। देन हमारे पास जो आ जाता है मोनोक्रोमेटर इन आईआर। मोनोक्रोमेटर को हम वेवलेंथ सिलेक्टर भी कहते हैं क्योंकि यही हमारा जो वेवलेंथ है ना वो सिलेक्ट करता है। ठीक है, अब मैं आपको ना थोड़ा सा बेसिक समझाऊंगा, लेकिन आपने यहाँ पे स्टिक नहीं होना, ये हमारे पास मैकेनिज्म नहीं होता। तो इसको वेवलेंथ सिलेक्टर हम क्यों कहते हैं। वैसे इसका काम क्या है कि एक हमारे पास वेव आ रही है ना, इसने उसको डिफरेंट पाथ के ऊपर जो बेंड कर देना है, या इसने रिफ्लेक्ट कर देना है, या इसने डिफ्लेक्शन करवा देनी है उसके अंदर। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि इसका मेन काम क्या है कि इसने हमारी जो आईआर रेडिएशन आ रही है उसको स्प्रेड करवा देना है, उसको सेपरेट करवा देना है डिफरेंट पाथ के ऊपर या डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर। हम इसने हमारी ये भी कह सकते हैं इसने हमारी लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर स्प्रेड करवा देना है। या आप एक और कह सकते हैं कि हमारी एक लाइट आ रही है जो हमारी मोबाइल वगैरह से निकली या सनलाइट आ रही है, इसने उसको पकड़ना है, इसने उसको सनलाइट के अंदर 7 रंग होते हैं, 7 रंग के अंदर तकसीम करना है, डिवाइड करना है और उसे आगे भेज देना है। आगे हमें जो सी भी लाइट चाहिए होगी, जो सी भी वेवलेंथ चाहिए होगी, हम वो ले लेंगे, बाकी हम जो जाया वगैरह कर देंगे। तो ये था एक बेसिक प्रिंसिपल, यही प्रिंसिपल था। अब यहाँ पे एक इसको जो वेवलेंथ सिलेक्टर कहते हैं, हमने डिफरेंट लाइट्स ली, यहां से हमें जो अनडिजाइर्ड है ना वो बेंड होकर बाहर निकल जाएंगी, वो यहाँ ब्लॉक हो जाएंगी। ब्लॉक होने के बाद जो मेन हमारी जो आईआर सोर्स है ना, जो हमारी ऑब्जर्व होगी, वही हमारे सैंपल ऑब्जर्व करेगा, जो ऑब्जर्व होने वाली होंगी, जो जिसके साथ उसका वेवलेंथ मैच करेगा, वही हमारी डिटेक्टर को पहुंचेगी। डिटेक्टर तक पहुंच गई तो उसने आगे उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देना है, देन हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये था अभी तक हमारा बेसिक मोनोक्रोमेटर, जो आपको समझ नहीं आया हो ना, आगे जाकर आपको समझ लग जाएगा। इसका प्रिंसिपल वगैरह देखते हैं हम। ये इसका प्रिंसिपल देखें कि ये हमारे पास कोई लाइट आई है, ये सिंपल लाइट है, सन लाइट है। ये एक प्रिज्म है हमारे पास, कोई भी एक जो मोनोक्रोमेटर के अंदर हमारा एक टाइप उसका कंपोनेंट कह सकते हैं। उस कंपोनेंट ने क्या किया, एक लाइट को डिफरेंट कलर्स में बेंड कर दिया। एक लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, जो विब गेवर आप याद रखें तो वायलेट, इंडिगो वगैरह। ठीक है, उस कलर्स के अंदर इसने इसको बेंड कर दिया, तो जो कलर या जो वेवलेंथ हमें चाहिए होगी वो हमें
हमारा सैंपल जो ऑब्जर्व कर लेगा, बाकी हमारी गुजर जाएंगी। ठीक है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल, ये डिस्पर्स कर देता है लाइट को। द मोनोक्रोम मैटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। जो हमारी लाइट सोर्स आ रही थी, इंफ्रारेड रेडिएशन सोर्स आ रही थी, उसको डिस्पर्स कर देता है। व्हेन IR radiation passes through dispersion element such as prism or diffraction grating, जब हमारा प्रिज्म या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से गुजरता है, हमारी डिफरेंट जो जितनी भी वेवलेंथ है वो सेपरेट हो जाती हैं। जैसे एक ही वेवलेंथ आ रही थी, इसने डिफरेंट वेवलेंथ में इसको सेपरेट कर दिया या पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसके कंपोनेंट में यूज होता है, एक एग्जिट स्लिट होना चाहिए, एंट्रेंस स्लिट होना चाहिए, हमारे पास एक एग्जिट स्लिट होना चाहिए जहां से वेवलेंथ एंटर होनी है और जहां से वेवलेंथ निकलनी है, और दरमियान में हमारे पास एक डिस्पर्सिंग एलिमेंट होना चाहिए जिसने डिस्पर्स करना है। ये दो किस्म के हो सकते हैं, एक प्रिज्म हो सकता है और एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हो सकती है। प्रिज्म हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगुलर शेप प्रिज्म हो सकता है, ये आप देख सकते हैं। और हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है कि हमारे पास एक चीज पड़ी हुई है और ये ऐसे लाइनें उसके अंदर होंगी। ठीक है, हमारा जो IR लाइट आएगी वो यहाँ पड़ेगी, वो पहले यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, तो ये सीन होता रहेगा। इसने क्या करना है कि आपका एक सोर्स है उसको डिफरेंट लाइंस के अंदर तकसीम कर देना। आपने कोई DVD वगैरह देखी हो ना पीछे से, तो डिफरेंट कलर की लाइंस जो है ना वो आपको ऐसे ऐसे गोल के अंदर ऐसे ऐसे शो होती हैं। वही सेम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का काम है। और प्रिज्म का क्या काम है, जो आपने यहाँ पे समझा, ये ट्राइंगुलर शेप होता है, तो इसने एक चीज आई है उसको डिफरेंट कलर्स में या डिफरेंट वेवलेंथ में उसको तकसीम कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जो हमारे प्रिज्म यूज होते हैं वो हम NaCl के बने हो सकते हैं, या पोटाशियम ब्रोमाइड जिसको हम KBr कहते हैं उसके बने हो सकते हैं, सीसियम आयोडाइन के भी यूज हो सकते हैं। NaCl और पोटाशियम NaCl और KBr के हमारे मोस्ट कॉमन है। सेपरेशन ऑफ रेडिएशन अकर ड्यू टू रिफ्रैक्शन। आपने एक बात याद रखनी है, इसने लाइट को रिफ्रैक्ट कर दिया, एक लाइट आ रही है उसको रिफ्रैक्ट कर दिया डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे डिफ्रैक्शन का फिनोमेना लग रहा है, लेकिन हमारी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में क्या होता है, यहाँ पे हमारी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है, यहाँ पे हमारा डिफ्रैक्शन का फिनोमेना लग रहा है और इंटरफेरेंस का फिनोमेना लग रहा है। यूज्ड रूल्ड और होलोग्राफिक इन्फोग्राफिक ग्रेटिंग सेपरेशन ऑफ वेवलेंथ अकर ड्यू टू डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। इसके एडवांटेजेस में हमारे पास क्या आएगा, एक लीनियर डिस्पर्शन आएगी। आप कंपैरिजन देख लेते हैं कि हमारे जो प्रिज्म मोनोक्रोम मैटर और ग्रेटिंग को मोनोक्रोम मैटर, इसमें क्या है बेसिक प्रिंसिपल, इसका रिफ्रैक्शन है, इसका डिफ्रैक्शन है। इसका डिस्पर्शन जो हमारे पास नॉन लीनियर है, हमारे पास ऐसे ऐसे हो रहा है, और इसका एक लीनियर है, लीनियर पैटर्न पे वर्क कर रहा है। इसका रेजोल्यूशन और कॉस्ट हमारे पास लोड है और इसकी कॉस्ट वगैरह हमारे पास हाई है। इसका यूजेज ओल्ड प्रिज्म जो हमारा ओल्डन इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज होता था, और ग्रेटिंग मोनोक्रोम मैटर जो हमारा मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट जितने भी जदीद तरीन आ रहे हैं उसमें यूज हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ओल्डर जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ज्यादातर यही यूज हो रहे हैं। इसकी मोनोक्रोम मैटर की हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज यूज या इट इनेबल्स एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप ही तो हम डिफाइन करना था स्टार्ट में, जैसे हमने पढ़ा था। इट इम्प्रूव स्पेक्ट्रल क्लैरिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, एसेंशियल फॉर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ड्रग। मैं पानी पिया हूं जरा, फिर मैं आता हूं। देन हमारे पास आ जाता है डिटेक्टर। डिटेक्टर ने बेसिकली सिंपल सा आपने याद रखना है कि इसने हमारे जो सिग्नल जनरेट करने हैं, हमारे पीछे से जो सोर्स आ रहे हैं, इसने सोर्स कौन सा आ रहा था हमारे पास, IR सोर्स जो भी तक हम देख रहे थे, या हमने जो मोनोक्रोमेटर में बात की थी वेवलेंथ की, इसने उस वेवलेंथ को, उस सोर्स को पकड़ना है और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देना है। ये इसका बेसिकली काम है। A detector is a vital component of IR spectrophotometer. Its function is to detect the infrared radiation. Next हमारे पास आ जाता है types of detector used in IR spectroscopy. इसके अंदर हमारे बेसिकली दो जो यूज होते हैं, एक थर्मल यूज होता है, एक फोटोन यूज होता है। थर्मल जो डिटेक्टर है वो हमारे पास हीट टेम्परेचर वगैरह यूज करते हैं, और जो फोटोन है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, ये हीट को यूज करके हमारे इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है, और ये इलेक्ट्रॉन को यूज करके हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है। थर्मल डिटेक्टर क्या होता है, थर्मल डिटेक्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑब्जर्व इंफ्रारेड रेडिएशन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ डिटेक्टर। जितनी हमने हमारे पीछे से इंफ्रारेड रेडिएशन ऑब्जर्व हुई होगी, उतनी हमारी जो डिटेक्टर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। जितना टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा उतना हमारा इलेक्ट्रिकल चेंज होगा। ठीक है, अब इसकी फर्दर थर्मल की आगे से जो 2-3 टाइप्स है, एक पहली है हमारे पास थर्मोकपल। इसमें हमने बेसिकली दो जो मेटल वायर्स को जोड़ना है, इकट्ठे जोड़ने के बाद हमने क्या करना है, उसके पीछे से सोर्स आना है, वो उस पर IR सोर्स उस पर फॉल करवाना है।
जब हम उस पर IR सोर्स फाल करवाएंगे और टेम्परेचर डिफरेंस इज क्रिएटेड, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा। ये इस टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जो जनरेट होंगे, यही इलेक्ट्रिकल वोल्टेज हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहलाते हैं। ये आपने इसका जो प्रिंसिपल है ना वो याद रखना है। इसके एडवांटेजेस क्या है कि सिंपल कंस्ट्रक्शन है और स्टेबल रिस्पॉन्स है। आप फिर यहाँ पे सुने कि जो IR सोर्स हमारे पास आनी है, IR रेडिएशन आनी है, उसको हमने अपने इलेक्ट्रिकल वायर जो थर्मोकपल है ना, कपल से याद रखें, हमने 2 वायर्स हैं, वायर्स पे आनी है। वायर्स पे आने के बाद क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। उस टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, हमारा वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सिग्नल करेंगे या वो जनरेट करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है बोलोमीटर। बोलोमीटर में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ थिन मेटल स्ट्रिप हुज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंजेस विद द टेम्परेचर। इसमें क्या हो गया, जब हमारे पास डिटेक्टर के साथ हिट किया, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद हमारे पास रेजिस्टेंस चेंज आया। जब रेजिस्टेंस चेंज आया, इसकी वजह से हमारे पास जो IR सोर्स है वो कन्वर्ट हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल था। आपने ये भी याद रखना, इसको आप अपने लफ्जों में भी लिख सकते हैं, इस चीज को भी एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है पायरोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर। इसमें बेसिकली हम क्रिस्टलाइन मैटर यूज करते हैं या क्रिस्टल वगैरह यूज करते हैं। तो इसमें क्रिस्टल वगैरह यूज करते हैं, क्रिस्टल को हम IR के सामने रखते हैं, उस पर IR पड़ता है तो टेम्परेचर चेंज आता है। इस टेम्परेचर की चेंज की वजह से हमारी इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन होती है। इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन क्या है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे प्रोड्यूस होते हैं। ये इतना है, ठीक है। क्या किया हमने, क्रिस्टल वगैरह लिए, क्रिस्टल मटेरियल वगैरह लिया, ये लिखा हुआ है ट्राइग्लाइसराइन सल्फेट, ये हमने लिया। इस पे हमने टेम्परेचर जो IR हमारा सोर्स है वो पीछे से आ रहा था, उसको हमने फॉल करवाया, उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज आया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हुई है। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस हो गए हमारे पास। इसका जो फास्ट रिस्पॉन्स होते हैं, हम IR जो मॉडर्न IR है ना, उस पर ये यूज हो रहे हैं। अमेरिका सिस्टम वगैरह में ना ये ज्यादा यूज होते हैं। तो उधर हमारे पास आता है फोटोन। फोटोन में बेसिकली यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें लिख ली है मैंने, आपने एक चीज याद रखनी है, लाइट का जो यूनिट है ना वो उसको हम कहते हैं फोटोन। इसको हम क्वांटम डिटेक्टर भी कह सकते हैं। ये इसमें बेसिकली क्या होता है, इसने डायरेक्ट हमारी एनर्जी पैकेट्स को डिटेक्ट करना है। अगर और इजी कहूँ ना, इसने डायरेक्टली डिटेक्ट IR फोटोन या लाइट। और इजी अगर आपको करके बताऊं ना, तो पीछे में क्या होता था, थर्मल में हमारे पास जो IR सोर्स आ रहा था, उसने डिफरेंट प्रोसीजर के थ्रू हीट लेनी, टेम्परेचर लेना, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाना इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरफ। फोटोन में क्या होता है, इसने बेसिकली कुछ नहीं लेना होता, इसने डायरेक्टली IR सोर्स की जो लाइट है ना उससे डिटेक्ट कर लेना है। डिटेक्ट करने के बाद वहां पे उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव होने जाएंगे और हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा। IR लाइट हीट डिटेक्टर, जो हमारे पास IR लाइट है वो डिटेक्टर के साथ हिट हुई है, हमारे इलेक्ट्रॉन मूव हुए हैं और हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है। इसकी 2 आगे से टाइप है, एक DTGS और उसके बाद MCT, जो इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, ड्यूटेरियम ट्राइग्लिसराइड सल्फेट और मर्करी कैडमियम टेलुराइड। उसके बाद जो हमारे TDGS है, ये हमारे FTIR इंस्ट्रूमेंट में यूज होते हैं। ये भी हमारे पास एक टेक्निक है जो कि हमारी स्ट्रक्चर वगैरह को, केमिकल स्ट्रक्चर समझने को हेल्प देती है। ये हम आगे जाकर देखते हैं क्या है। उसके बाद MCG जो है, ये सेमीकंडक्टर होते हैं और ये हाई सेंसिटिविटी प्रोवाइड करते हैं। यहां तक हमारे पास डिटेक्टर का सारा था। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहां तक हमने सैंपल वगैरह सारा देख लिया, इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह सारा देख ली। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स और एप्लीकेशंस। अब बेसिकली टाइप्स इसकी दो बेसिस के ऊपर है। पहला एक रीजन की बेस के ऊपर जो हमने पढ़ लिया, नियर IR, नियर, मिड और फार। ये आप यहाँ से रीड कर लेंगे, आपको समझ लग जाएगी। बाकी नोट्स वगैरह तो आपको मिल ही जाएंगे। और बाकी अगला जो हम टाइप्स है वो देखते हैं और अपनी एप्लीकेशन देखते हैं और अपना लेक्चर एंड करते हैं, क्योंकि हमारा लेक्चर काफी लेंथी हो गया आज। जो हमारी दूसरी टाइप्स है वो ऑन द मोड ऑफ ऑपरेशन। ये पूछी नहीं जाती, ये सिर्फ आपने कंसेप्ट रखना है कि ये क्यों होती है, क्योंकि शायद हो सकता है ये आपसे MCQ वगैरह में या आपसे वाइवा वगैरह में पूछ ले, आपको पता होना चाहिए। पहली टाइप है हमारे पास डिस्पर्सिव IR। इसने बेसिकली क्या करना है, 1 वेवलेंथ एट अ टाइम। इसने क्या करना है कि हमारे जो मोनोक्रोमेटर है उसने एक वेवलेंथ को सिलेक्ट करना है और उसी वेवलेंथ को एक वक्त पे रीड करना है और नेक्स्ट अपना प्रोसीजर वगैरह परफॉर्म करना है। तो इससे हमारा ना स्लो काफी काम हो जाता है।
और आ जाता है हमारे पास FTIR जो हमने पीछे पढ़ा था, तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसने क्या करना है, हमारी जितनी भी जो वेवलेंथ वगैरह आ रही थी इसने उनको सबको एक इकट्ठा करना है और एक साथ ही उसको जो रीड कर देना है। रीड करने के बाद सारा काम इसका साथ साथ होता रहेगा, ठीक है। इसमें इसके बाद ये काफी ज्यादा एक्सीलेंट है, मॉडर्न टेक्निक है और काफी ज्यादा ये चल रही है, वायरल वगैरह हो रही है। उसके बाद एटेन्यूएटेड टोटल रिफ्लेक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम क्या करेंगे कि हमने क्रिस्टल लेने हैं, हमने क्रिस्टल रखे लिए हैं और जो सैंपल है ना उसके साथ हमने रख देने हैं, देन हमारा सारा काम जो है ना डायरेक्टली होता रहेगा। ये थी हमारी जो टाइप्स जिससे हम ना भी करें तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से समझना है। एप्लीकेशन जो पहली यूज होती है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो हमारी IR है ना वो हमारी फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करती है, ये तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं। लाइक OH ग्रुप, NH ग्रुप, ये COO जो है कार्बोनाइल ग्रुप है वो, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद ये क्या होता है कि हर जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का अपना, जैसे हर एनिमल की अपनी एक यूनिकनेस वॉइस होती है, एक यूनिक वॉइस होती है, इस तरह हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का अपना एक ना कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होती है जो सिर्फ उसी में होती है, उसके अलावा किसी में नहीं होती है। उसके बाद है ड्रग एंड एक्सिपिएंट एनालिसिस। इसे हम एक्सपीरियंट की तादाद देखते हैं कि कितने हैं और हमारी ड्रग की एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई क्लेम करता है कि ये हमारे पास जो पैनाडोल है हमने बनाई है या पैरासीटामोल हमने बनाई है, इसमें अंदर हमने 500 mg पैरासीटामोल डाली है, हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं और क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव में क्या होगा कि हम चेक करेंगे वाकई पैरासीटामोल यूज किया हो गया है, इसके अंदर कोई और एक्सिपिएंट या ड्रग तो नहीं यूज की गई, ये है चीजें हम इसमें चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेशन एंड कंटामिनेशन। इसमें बेसिकली हमारे जितने भी अडल्ट्रेंट ऐड हो जाते हैं हमारी ड्रग के अंदर या हमारी किसी भी चीज के अंदर, सैंपल के अंदर इंप्योरिटीज ऐड हो जाती हैं या जितनी भी बुरी चीजें ऐड हो जाती हैं, कंटामिनेटेड चीजें ऐड हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते हो, ये उसे आइडेंटिफाई कर देते हैं। जब वो आइडेंटिफाई हो जाती है हम उसे इजिली मूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव तो आपने देख लिया, हम क्वालिटी वगैरह चेक करते हैं उसकी कैसी है। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम देखते हैं कि जितनी हमें तादाद चीजों की बताई गई उतनी है ना, उससे कम या ज्यादा तो नहीं है, बेसिकली ये चीजें देखते हैं। देन हमारे पास आता है पॉलीमर एंड मटेरियल कैरेक्टराइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसको पॉलीमर्स को, प्लास्टिक वगैरह को, कोटिंग वगैरह को स्टडी करते हैं। इसमें बेसिकली जो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो कैप्सूल है, कैप्सूल का खोल जो है, कैप्सुलाइजेशन, वो किसकी बनती है? वो बनती है बेसिकली प्लास्टिक की। तो उस ऐसे की चीजों को हम स्टडी करते हैं ताकि वो सही बनी है या नहीं बनी, वो खराब तो नहीं है, ये चीजें हम इस पर स्टडी करते हैं। देन हम देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशनल स्टडीज। इसमें हम जो हमारे पास कोई भी कंपाउंड लिया उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वगैरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह आइडेंटिफाई कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम उसके क्रिस्टल वगैरह को स्टडी करते हैं, मेटल कम्प्लेक्सिटी वगैरह को स्टडी करते हैं। यहाँ पे आपने बेसिकली यही याद रखना कि हम मॉलिक्यूलर का स्ट्रक्चर वगैरह जो है ना रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इसकी वजह से। तो उसके बाद जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोप, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो फोरेंसिक फार्मेसी, उसके बाद इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन या इन्वायरमेंटल फार्मेसी वगैरह में काफी ज्यादा यूज हो रही है। इन्वायरमेंटल फार्मेसी नहीं, इन्वायरमेंटल साइंसेज वगैरह में या इन्वायरमेंटल एनालिसिस वगैरह में। अप्लाइड इन फोरेंसिक साइंसेज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन सब्सटेंसेज। अननोन सब्सटेंसेज लाइक कोई भी हो उसको आइडेंटिफाई कर लेती है। यूज्ड इन इन्वायरमेंटल एनालिसिस फॉर द डिटेक्शन ऑफ पोल्यूटेंट गैसेस एंड इंडस्ट्रियल केमिकल। उसके बाद इट इज मॉनिटरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल। उसके बाद है मॉनिटरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोसेसेस। इसमें क्या होता है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इन कंट्रोल प्रोसेस में यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो केमिकल रिएक्शन, जितने भी हमारे रिएक्शन वगैरह हो रहे हैं, उसको हम इजीली मॉनिटर कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं कि हमारे पास कौन से रिएक्शन इस वक्त हो रहे हैं। इसकी वजह से हमें एग्जैक्ट कंपाउंड वगैरह का पता लग जाता है। यहाँ से आपने कोई से भी 5 से 6 एप्लीकेशन जो याद कर लें जो आपको इजी लगे। तो बेस्ट ऑफ द लक। मैं तो अपनी काफी अच्छी कोशिश की है कि मैं आपको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इजी वे में कर सकूं। तो बेसिकली 3 दिन की जो मेहनत थी वो जो मैंने आपको 1 से 2 घंटे के अंदर सारी समझा दी है। आपके नोट्स वगैरह इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। लाइक द लेक्चर एंड सब्सक्राइब द चैनल।